वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। तो कल हमने हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था ऑडिटिंग का, अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो हमने काफ़ी हद तक चैप्टर कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं राइट्स एंड पावर ऑफ द ऑडिटर। देखिए राइट्स और पावर्स क्या क्या है। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो अपना काम करता है, ऑडिट करता है जो उसके वेरियस पार्टीज के माइंड में होते हैं। इन ऑर्डर टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब वो बिना किसी की मदद के लिए वो काम कर सकता है, सर्टेन राइट्स है उसके पास। तो उसको अपना काम स्मूथली करना होता है और उसके पास कुछ राइट्स होते हैं अंडर सेक्शन 143 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंडर क्या क्या राइट्स होते हैं देखिए। सबसे पहला राइट होता है राइट टू एक्सेस द बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑडिटर के पास राइट है कि वो सारी बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर ऑफ द कंपनी को चेक कर सकता है, साथ ही साथ उनका हेड ऑफिस भी लोकेट कर सकता है। बाय बुक्स ऑफ द कंपनी मतलब क्या है कि जो भी वो मेंटेन करता है कंपनी, जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी की अंडर प्रोविजंस की, वो सारी बुक्स को उसको चेक करेगा। और ऑडिटर भी कर सकता है, ऑफिस ऑफ द कंपनी को भी कर सकता है, अगर किसी भी टाइम कर सकता है। जब भी वो अपनी ऑडिटिंग कंडक्ट करेगा विदाउट कोई भी ऐसा नोटिस नहीं देगा कि मैं आज ऑडिटिंग कर रहा हूँ। अगर उसने एक बार अपॉइंटमेंट हो गई, उसके बाद उसकी ऑडिटिंग हर टाइम स्टार्ट ही रहती है। ऑडिटर कभी भी प्री टाइम में ऑडिट कर सकता है, रैंडम एग्जामिनेशंस कर सकता है, कैश को भी वेरीफाइड कर सकता है, सारे फ्रॉड्स और इरेगुलरिटीज को भी सस्पेक्ट कर सकता है। इफ ड्यू टू एनी रीजन डायरेक्टर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं ऑडिटर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और कोर्ट में ऑर्डर नहीं दे सकते। बट जर्नल मीटिंग होगी तो उसके सारे मेंबर्स की ओपिनियन भी रखी जाएगी। ठीक है। राइट टू रिसीव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, जो एज मैंने अभी बोला था, ऑर्डर के पास पूरा राइट है सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन को डायरेक्टर से कलेक्ट करे और ऑफिसर ऑफ द कंपनी से भी करें। उसके पास ये भी राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन को डिटरमाइन भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू पर्पस है जो ऑडिट का। अगर कोई एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो डायरेक्टर उसे नहीं बता पाते, तो वो पर्पसली उसे उसकी ड्यूटी भी कर सकता है। अगर उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता तो वो खुद से भी मेंशन कर सकता है रिपोर्ट को कि मुझे इस ऑडिटिंग का ये वाला पॉइंट नहीं मिला। राइट टू रिसीव द प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट, जो भी ऑर्डर करेगा वो सारे फाइनल और अकाउंट्स को रिसीव करेगा, मैनेजमेंट करेगा सारी कंपनी के। जब वो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता ऑडिटर, और वो रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द रिपोर्ट कि क्या सही है क्या नहीं, और सारे वो फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे ऑडिटर, और कैपेसिटी देखेंगे अकाउंट की, नॉट द ऑडिटर की, और रेम्यूनरेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही उसको पेड करा जाएगा। राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस, वो कंपनी के किसी भी ब्रांच में कभी भी ऑडिटिंग करने जा सकता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस, और वो इंस्पेक्ट कर सकता है सारे अकाउंट्स को, एग्जामिनेशन कर सकता है वाउचर्स की, अकाउंट्स की, जो भी कंपनी है ब्रांच की जहाँ भी सिचुएटेड होते हैं, तो ऑडिटर वहाँ पे विजिट कर सकता है। उसके पास राइट नहीं है बट फिर भी राइट होता है, एक लिमिटेड राइट होता है कि वो एग्जामिन कर सकता है कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में जो फॉरेन ब्रांच में सिचुएटेड है। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड द जनरल मीटिंग, ऑडिटर के पास ये भी राइट है कि वो नोटिस रिसीव इशूड करने के बाद वो कंपनी की जनरल मीटिंग को भी अटेंड कर सकता है। उसके पास इतना राइट है कि वो उन मीटिंग्स को अटेंड करे और साथ ही साथ उनके अकाउंट्स को डिस्कस ना करे उस मीटिंग में। राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन जनरल मीटिंग, वो ऑडिटर के पास पूरा राइट है जनरल मीटिंग में बोलने का, एक्सप्लेनेशन देने का, और साथ ही साथ पॉइंट्स को मेंशन करने का जो उसने रिपोर्ट्स में मेंशन करा है। ऑडिटर के पास ये भी राइट है कि वो सारे मेंबर से क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है और उसके पास कोई बाउंड नहीं कि उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। क्वेश्चन रेज होंगे मीटिंग में तो ऑडिटर नहीं मैटर पे, उन बातों पे नहीं बोल सकता। तो जो ऑडिटर है नेसेसरी क्या होगा उस अकॉर्डिंग में कि जो भी सस्पेक्शन है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से वो ट्राई करके हाइड करे। जो भी पॉइंट्स हैं ऑडिटर की रिपोर्ट में सिर्फ वही उन्हें क्लैरिफाई कर सकता है। अगर उसे ऑडिट रेजोल्यूशन पास करा जाएगा तभी वो उस पर्सन से, अनदर पर्सन से अपॉइंट कर सकता है, और कंपनी से स्पेशली इन्वाइट करेगी डायरेक्टर्स के थ्रू, तभी वो प्रेजेंट हो सकता है। ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसमें सर्टेन पॉइंट्स मिसअंडरस्टूड भी हो सकते हैं। राइट टू हैव टेक्निकल एंड लीगल एडवाइसेज, जो ऑडिटर है वो खुद से एक्सपर्ट नहीं होता हर एक सब्जेक्ट में, वो नेसेसरी होता है, बट जो स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं जो जिन्हें हमें लीगल की एडवाइस की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल एक्सपर्ट की, तो वो उसमें उनकी ओपिनियन ले सकता है। राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफाइड टू लेटर डॉक्यूमेंट, जो ऑडिटर है जो पार्टनर है फॉर्म का, उसको उसने ऑडिटर को अपॉइंट करे तो उसके पास राइट है उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन करे और सर्टिफाइड भी करे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को। राइट टू इंडेमनीफाई, मान लो कोई फ्रॉड और नेग्लिजेंस हो रही है अगेंस्ट ऑडिटर, तो इसमें डिसीजन मैटर क्या होगा, जो ऑडिटर की फेवर में जो भी हम चार्जेस लगाएंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे ऑडिटर के, वो खुद से बॉन्ड, कंपनी खुद से बॉन्ड करेगी, और कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो भी पार्शियल एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, फाइनेंशियल हुए, सब कुछ उसके अगेंस्ट होएगा ये सब। ठीक है।
राइट टू रिसीव रेम्यूनेशन, जो ऑडिटर का ये राइट है कि अगर उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, जो भी उसे असाइन करा था, तो उसको रेम्यूनेशन का पूरी एनुअल फीस लेगा। अगर उसे ड्यूरिंग द रिमूव करा जाएगा तो वो उसको रेम्यूनेशन पूरे साल का फिर भी मिलेगा। फ्रॉम द अबव मेंशन, जो ऑडिटर के पास राइट है बहुत सारे कि वो हर एक एम्प्लॉयज़ की कंपनी की ऑनेस्टी देख सकता है, प्रिंसिपल देख सकता है और साथ ही साथ डिसऑनेस्ट ना होए। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और डायरेक्टर्स में कोई भी लिमिट नहीं है ऑडिटर की, उसको सारे राइट्स मिलते हैं, सारे प्रोविजंस मिलते हैं। ठीक है। ऑडिटर लीव इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा, जो हमारा कंपनी ये होता है कि हम पेड नहीं करते रेम्यूनेशन, बट जो भी वो बुक्स स्टडी करता है या फिर जिन्हें स्टडी करता है, डेटरमाइन करता है, अवेलेबल हो, इंस्पेक्शंस करता है, तो उसके मध्य रखते हुए उसको पूरा राइट है उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने का, चेक करने का। और साथ ही कंपलसरी है कि जो भी रजिस्टर ऑफिस में इंस्पेक्शन है शेयर होल्डर की वो भी करे। और ऑडिटर को यही ट्राई करना कि जो सारी बुक्स को रिमूव करे जो भी रजिस्टर ऑफिस है, और ट्राई करें उनमें एक्सरसाइज करने की। इन्होंने कुछ केसेस दे रखे हैं, यू कैन रीड दैट। ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, जो प्राइमरी ड्यूटी होती है ऑडिटर की कि वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करे, अपने इन्वेस्टर को करो फ्रॉम द मिस प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल में, जो कंपनी उनसे डिस्क्लोज नहीं कर रही उन्हें। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या होता है कि रिपोर्ट देना सारे मेंबर्स को, और जो मेंबर अप्रेज कर रहे हैं उनको। तो ड्यूटीज अकॉर्डिंग अंडर इंडियन कंपनी एक्ट, सबसे पहले क्या है इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग टू चेक सर्टेन स्पेशल पॉइंट्स। तो क्या क्या होने चाहिए, जो लोन्स और एडवांसेस कंपनी देती है एडिक्वेट जो सिक्योर्ड होते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा जाए, और अगर वो अनफेवरेबल है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो उसे ये चीज़ चेक करनी चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है अकाउंट्स में, उसको उसका इंटरेस्ट देखा जाए कि वो किसके हित में है। कंपनी की जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है या फिर रेदर जो भी उनकी पार्ट ऑफ द एसेट है, हेल्ड शेयर्स, सिक्योरिटीज जो भी है, वो देखिए वो किसके अंडर इन्होंने परचेज प्राइस पे लिया है। जो भी लोन्स एडवांस लोन देती हैं वो भी इन्होंने डिपॉजिट में शो करे या नहीं करे। जो भी पर्सनल एक्सपेंस इन्होंने डेबिट करे हैं प्रॉफिट लॉस में या नहीं करे। टू इशू अ रिपोर्ट, देखिए इसमें क्या आएगा, जो ऑडिटर है वो कंट्रोल ओवर भी वर्क करता है अपने डायरेक्टर्स पे। जो भी वो रिपोर्ट इशू करेगा शेयर होल्डर को, जो ओनर है बिजनेस के, वो उनमें से अपॉइंट कर सकता है। और जो ऑडिटर है वो अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स बाय द कंपनी और द जनरल मीटिंग। जो भी रिपोर्ट होगी वो शेयर होल्डर्स तक ही जाएगी और उन्हें क्लासीफाइड करेगी। और ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है कि रिपोर्ट वो पर्सनली डिलीवर करे मेंबर को, वो साइन करवाएगा रिपोर्ट पे कंपनी की सिक्योरिटी के, और उस पर ड्यूटी होगी कंपनी सिक्योरिटी की, कॉपीज होंगी रिपोर्ट की। तभी ऑडिटर की ड्यूटी नहीं कि वो रिपोर्ट्स को डिलीवर करे, बट कंपनी के साइन होंगे उस इशू रिपोर्ट पे, तभी वो दे सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट की, जो भी वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जो भी इसकी अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन होगी बुक्स के अकॉर्डिंग, वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, तभी वो रिपोर्ट करेक्ट मानी जाएगी। तो जो भी कंपनीज मेंटेन करती है प्रॉपर अकाउंट्स और बुक ऑफ अकाउंट को, वो अप्रोप्रिएट रिपोर्ट होनी चाहिए कंपनी की, और वो ऑडिटेड होने चाहिए। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है वो एग्रीड होना चाहिए। अगर वो रिसीव उसे एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है तो वो उसकी ड्यूटी नहीं है। ठीक है। जो भी ड्यूटी बनती है यही बनती है कि वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ही रिपोर्ट को बनाए, कोई भी फ्रॉड और इरेगुलरिटी होने से कमिट करा जाए, और इन डेप्थ एग्जामिनेशन करे ताकि सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कम शेयर होल्डर के आ जाए बिफोर बोदरिंग दैम। और अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है आंसर से जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हुए हैं, तो वो मेंशन कर सकता है रिपोर्ट पे। और ऑडिटिंग का कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है बहुत, क्योंकि वो वेरीफाई कर सकता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी देख सकता है, और बिजनेस की ट्रांजेक्शन को भी लुक आफ्टर कर सकता है ताकि उसकी पिक्चर आ सके। और ऑडिटर की ये भी ड्यूटी है कि वो ऑडिटर की रिपोर्ट से साइन करे, फर्म के थ्रू भी करे, पार्टनर से भी करे, ताकि वो रिपोर्ट जब सबमिट करे तो पता लगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143, ऑडिटर का जब वो रिपोर्ट दे रहा है सर्टेन मैटर पे, एक स्पेसिफिक जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली स्पेशल ऑर्डर पास करते ताकि इन द इफेक्ट ऑफ जो कंपनीज पे काइंड पे ऑर्डर ना पड़े। और जो भी रिपोर्ट होगी वो मेंटेन करी जाएगी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। साथ ही साथ जो भी ऑर्डर इंक्लूड करेगा, स्पेसिफिक मैटर करेगा, कोई भी ऑर्डर इशू करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, वो कंसल्ट कर सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइड करेगी, जिसे भी कंसल्ट करेगा, वही ऑर्डर डायरेक्टली पास करा जाएगा। जो ऑडिटर है कंपनी का वो रिलीजन बिलीफ दे सकता है और कमिट भी कर सकता है, अगर वो कंपनी के खिलाफ या एम्प्लॉय के खिलाफ कुछ करा तो इमीडिएट रिपोर्ट दे सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। टू गिव रिपोर्ट ऑन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, तो क्या क्या जो प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी के लास्ट के वो देख सकते हैं। एसेट लाइबिलिटीज़ क्या है, उनकी क्लोजिंग डेट, फाइनेंशियल जो रेट ऑफ डिविडेंड है प्रीसीडिंग 5 ईयर्स का, सारी उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और जो भी अकाउंट से
लास्ट 5 ईयर को उनको डिस्क्राइब कर सकता है। टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेट, जो भी हमारा ऑडिटर है वो पर्सन की हेल्प ले सकता है जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं इन रिलेशन ऑफ द कंपनी, और उन्हें इन्वेस्टिगेटर के लिए बुक्स, डॉक्यूमेंट, इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल करा सकता है। टू गिव रिपोर्ट ऑन सॉल्वेंसी, अगर ऑडिटर कंपनी वॉलंटरी है वाउंड अप करना है तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट दे कि डिक्लेरेशन ऑफ इनवॉल्सी हो रही है कंपनी के, और जो डायरेक्टर्स ने इशू करी है। वो एडवोकेट जनरल की भी हेल्प ले सकते हैं। ड्यूटी है ऑडिटर की कि एडवोकेट इन्वेस्ट करे ताकि जो प्रोसीडिंग अगेंस्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो रही है तो वो एडवोकेट जनरल के मैनर में और वो पॉसिबल अच्छे मैनर में हो जाए। ऑडिटर बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए, बट बिजनेस ऑफ द कंपनी में ये क्राइटेरिया है कि वो हेल्प ले। ड्यूटीज अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, जो ऑडिटर है उसको इंश्योर करना चाहिए जो सारे प्रोविजन है वो इसके अंडर ही हो और वो एम्प्लॉयज़ के प्रॉपरली रिलेशन में हो। जो ऑडिटर अपॉइंट करता है पोस्ट को या पर्सन के प्रीवियसली तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो नोटिस दिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो माना जाएगा। जो भी प्रीवियस ऑडिटर है ऑब्जेक्ट करता है अपॉइंटमेंट के बेसिस पे ही करता है। ऑडिटर को पूरा अलाउ करा जाएगा, कोई अलाउ नहीं करा जाएगा कि अनक्वालिफाइड पर्सन को प्रैक्टिस मिले, और ना ही किसी प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के उसको अपने में वो पार्टनर नहीं हो सकता। और ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो ये मेक श्योर करे कि ऑफिसर और द कंपनी वो अर्निंग नहीं करे। ऑडिटर का ये है कि पार्टनरशिप में एंटर ना करे, अनक्वालिफाइड पर्सन को तो बिल्कुल ना कराए। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि वो रिसोर्ट करे सारी रिजोर्ट ना करे अपनी एडवर्टीजमेंट और रेफरेंस को, और जब उसने अगर ऑडिटर कंपनी का इनवाइट करा गया है तो जो ऑडिटर है वो एंगेज नहीं होगा किसी भी ऑक्यूपेशन में स्पेसिफाइड काउंसिल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट में। ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करनी रेम्यूनरेशन अगर वो परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट के बेसिस पे दी जा रही है। ऑडिटर को ये एक्सेप्ट नहीं करना जो प्रीवियसली अनदर चार्टर्ड को मिला है उसके में लो रेम्यूनरेशन मिला, उसको सारे वही मिलेगा जो उसने फिक्स करा गया है। ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो डिस्क्लोज ना करे कोई भी फैक्ट विदाउट एनी नॉलेज जब उसने एग्जामिनेशन नहीं करी है, और विदाउट एनी परमिशन ऑफ द क्लाइंट वो ऐसे किसी को लीगली वो बाउंड है। ऑडिटर को ये भी एक्सेप्ट नहीं करना जो भी ऑडिट हो रही होगी वो अबव द स्पेसिफिक लिमिट होगी, पूरी होगी ऑडिटिंग। जो भी ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि जो पार्टनर साइन कर रहा है प्रॉफिट लॉस को वो उसके बेसिस पे ना करे। जब ऑडिटर कर रहा है तो उसको ये है कि जो भी नेसेसरी डिस्क्लोजर है वो होगा और सारा वो रिपोर्ट में मेंशन होगा। और ऑडिटली ऑडिटर कोई भी नेग्लिजेंस से काम नहीं करेगा। ऑडिटर का सर्टिफाइड होना चाहिए फाइनल स्टेटमेंट से, और विदाउट एग्जामिनेशन कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता। नाउ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग है कि जो भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो जो बैलेंस शीट की ट्रू सिचुएशन होनी चाहिए और अथमेटिक एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ताकि एक जो ऑडिटर है उसके पास एक क्लियर और अनबायस्ड रिपोर्ट ना हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्योंकि उसकी प्राइम ड्यूटी यही है कि वो क्लियर पिक्चर दे। जो वो काम करता है वो टेक्निकली क्वेश्चनली करे कोई भी एक्सरसाइज को, ताकि कोई भी काम बिना उसके ना हो, और क्योंकि ही इज़ अ मोर लाइक अ वॉचमैन डॉट लाइक अ ब्लड हाउंड। ठीक है, जो भी ऑडिटर को काम कर रहा है वो स्पेसिफिक करे, रिलेशन में करे, और उसको एग्जामिन करने सारी डिटेल में और पूरी एक अच्छी रिपोर्ट देनी है। जो भी क्लाइंट है सारे प्रोविजंस बनाने कंपनी के, और ताकि इन्फॉर्म करे शेयर होल्डर को जो उनके साथ फ्रॉड करा जा रहा है, वो अपने क्लाइंट्स को चीट ना करे, वो एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करे, जो भी रेम्यूनरेशन है उसको मिले पूरे काम के लिए, और उसको चीट नहीं करना अपने असिस्टेंट को, और पूरे ऑनेस्टी से काम करना अपने एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स। ऑडिटर सस्पेक्ट एम्प्लॉयज़ को नहीं कर सकता जब तक उसके पास पूरा एविडेंस नहीं है उनके प्रति। और जो ऑडिटर है वो गारंटी नहीं लेगा कि अकाउंट जो सर्टिफाइड है वो पूरी एक्यूरेसी पे, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन हम बुक के केयरफुली करते हैं बट सर्टिफाइड नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि क्लियर पिक्चर को। जो भी ऑडिटर की ड्यूटी यही है कि वो इंश्योर करे स्पेसिफिक ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी, वो पूरी वेरिफिकेशन करेगा। अदर डिसीजन क्या होंगे, ऑडिटर की फुल्ली एग्जाम करेगा इन्वेंट्री लिस्ट को, अकाउंट्स की, ऑडिटर सर्टिफाइड करेगा सारी इन्वेस्टमेंट्स को, और साथ ही साथ इन्फॉर्म करेगा शेयर होल्डर को अगर कोई वॉल्यूशन करी जा रही है कंपनी के उनके टुवर्ड्स, और ऑडिटर एग्जामिनेशन करेगा लिस्ट ऑफ डाटा की, ताकि वो इंश्योर करे कोई बैड डेट्स और कोई डाउटफुल डेट्स तो नहीं इन द सेम ऑफ द दैट। नाउ ऑडिटर एक इज अ वॉचमैन नॉट अ ब्लड हाउंड। कैसे है, ओरिजिन ऑफ द स्टेटमेंट क्या है कि जो हमारा ऑडिटर है वो वेरीफाई करता है स्टॉक्स को, पर्सनली सर्टिफाइड इशू करता है, पूरी वैल्यूएशन मिलती है उसे, और ऑडिटर के पास कोई गिल्टी नहीं होता मिसकंडक्ट का। वो ऑडिटर नॉट बाउंड टू डिडक्ट, क्योंकि वो डिडक्ट के लिए बाउंड नहीं है, वो पूरी कॉन्क्लूजन से काम कर सकता है क्योंकि ही इज़ अ वॉचमैन नॉट अ ब्लाउंड हर्ट। इसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए एक क्लियर मीनिंग है कि स्टेटमेंट है जो हमारा वॉचडॉग होता है वो उसके पास पूरा राइट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने का, रेज अलार्म करने का। ऑडिटर एक लॉयल वॉचमैन है शेयर होल्डर्स के लिए, कोई भी फ्रॉड होता है तो वो इन्फॉर्म कर सकता है अपने लॉयर्स को, और वो एक मच कीपर है, अप्रोप्रिएट ड्यूटीज़ निभाएगा। और इसीलिए इसको कहा गया कि आर वॉचडॉग
और आज ब्लड डॉग। उसमें डिफरेंस क्या है, जो वॉच डॉग होते हैं उनका जॉब होता है कि अपने मास्टर को गाइड करना और उन्हें हार्म ना होना। अगर वो हार्म करते हैं अपने मास्टर को तो वो बाग करते हैं। तो इसलिए पर्सन अगर कोई विजिट करता है तो उसका यही होता है कि वो हार्म ना करे, और अगर वो अपने काम कर रहे हैं तो वो विद एवरी विजिटर के करे। और ब्लड हाउंड का क्या होता है कि बाग करता है हर विजिटर पे भी, उसका एनिमी हो चाहे अपना हो, वो एक डेंजरस पर्सन की तरह करता है ताकि जो एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ सच डॉग्स। ठीक है। ऑडिटर ड्यूटी बेस्ड ऑन ही स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट के ऊपर बेस करते हैं। जब ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, तो वो इंश्योर करता है कि कंपनी जो प्रेजेंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर हो, और साथ ही साथ जो भी ड्यू टू नेगलिजेंस एफिशिएंसी से ना हो, प्रीकॉशन हो, सारे फ्रॉड्स हो, एम्प्लॉयज़ हो कंपनी के डिसऑनेस्टी ना हो। और ऑडिटर को पूरी सस्पेक्ट करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, बिगिनिंग वर्क और उनका क्या इन्वायरमेंट है हमारी कंपनी का, साथ साथ कि काम सक्सेसफुली हो रहा है नहीं हो रहा, सारा काम करना पड़ता है। जब ऑडिटर अनड्यूली सस्पेक्ट कर रहा है तो केस में क्या होगा, जो ऑडिटर है वो पॉइंट कर देता है एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट के लिए, तो वो ट्रू एंड फेयर सिचुएशन दिखाता है। और कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो वो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करता है, और सारा काम कॉन्फिडेंस से करता है, और कोई भी एंटीसिपेटेड नहीं होता बिगिनिंग ऑफ द ईयर में और एंडिंग ऑफ द ईयर में। और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसऑनेस्टी नहीं करते, क्योंकि ब्लड हाउंड नहीं है वो लोग, सारा काम अच्छे से करते हैं। और जो ड्यूटी है ऑडिटर की यही है कि वो ऑनेस्टी से काम करे और वो केयरफुली काम करे। ऑडिटर कैन रिले अपॉन सर्वेंट ऑफ द कंपनी, जो ऑडिटर है वो राइट होता है उसके बाद ट्रस्ट करे एम्प्लॉयज़ को और अपने क्लाइंट्स को, शेयर होल्डर्स को, ताकि वो वॉच डॉग की तरह काम करे, और जो एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट है, बिलीव है, वो उस पर रहे और रिप्रेजेंटेटिव बने। जो ऑडिटर है उसे केयरफुली रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि कई बार उसके खिलाफ ही तो काम नहीं हो रहा, तो उसे पूरा अच्छे मैनर में काम करना चाहिए, एक मास्टर डॉग की तरह करना चाहिए, ताकि वो अलर्ट रहे और अच्छे से काम करे। ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता कि वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि क्या पता जो मिसलीडिंग है वो स्टार्टिंग से हो रहे, वो गारंटी कभी नहीं लेगा, बट वो अपना काम अच्छे से करेगा। जो ऑडिटर है उसे ऑनेस्टी दिखानी चाहिए अपने काम के प्रति भी और अपने क्लाइंट्स और शेयर होल्डर्स के प्रति, ताकि कोई भी एरर और फ्रॉड ना हो, क्योंकि ही इज़ अ वॉचमैन। जो ऑडिटर है वो एनालिटिक चेकिकल करता है सारे अकाउंट्स की, और कंसंट्रेट करता है अर्थमेटिकल सिक्योरिटी, ताकि एक ट्रू एंड फाइनेंशियल पिक्चर वापस हमारे सामने आए। जो ऑडिटर है वो बाउंड नहीं है डिटेक्ट करने के लिए, वो बाउंड हाइड नहीं है, वो स्मेल नहीं कर सकता, पर जो वार्ड है वो कर सकता है और अनसॉलिड कलेक्ट भी कर सकता है। तो वॉचमैन जो ऑडिटर है वो वॉच डॉग ही है, उसको फोर्स नहीं करा जाता, बट उसका काम है इंस्पेक्ट करना और एरर्स को डिटेक्ट करना, और वो वॉच डॉग की तरह है, अनलाइक नॉट अ ब्लड हाउंड, तो वो सफ़र नहीं करेगा। उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, पैरामीटर करना, एग्जामिनेशन करना बुक्स के, वो भी ऑनेस्टी से और विदाउट एनी फ्रॉड और एरर। और जो नाउ है वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट एंड काउंसिल, इसमें क्या आएगा, जो हमारी फ्यू के होते हैं जो रेलिवेंट होते हैं, तो ऑडिटर उन्हें भी एक्सपेक्ट करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रस्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि ज़्यादा अलर्टनेस रहे। और जो एम्प्लॉयड अगर छोटे फ्रॉड करते तो वो कमिट कर लेते ताकि सुपरविजन हाई हो जाए। जो ऑडिटर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि सारा प्लान फ्रॉड है वो मिसलीड हो जाए। जो भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो लाइक अ वॉच डॉग ही होते हैं, और वो अच्छे से इरेगुलेटरी फ्रॉड उनको एग्जामिन कर लेता है। अगर जो नहीं करता वो डिटेल इन डेप्थ स्टडीजेशन करता है। ठीक है, तो बस आज के लिए वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आज हमने राइट्स एंड पावर्स करी है, ड्यूटीज़ करी है ऑडिटर की, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लाइबिलिटीज़ करेंगे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 अच्छे से क्लियर अप हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट में, या मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बी प्रिपेयर ऑन योर सेल्फ, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, सो बी रेडी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।